अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है ना, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो चैप्टर नंबर 5 का है। क्योंकि अब चैप्टर 5 का आपका अगला टेस्ट है, तो उसमें से जो है ना हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये जी, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी बिना पे जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया गया था। तो शुरू करते हैं जी, व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद पेश की गई थी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको पता है जो कि कम्प्लीटली तौर पे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जिस चीज़ की खामियां थी वो फिर बोहर एटॉमिक मॉडल ने पूरी की थी। तो वो किस बिना पे पूरी पूरी की थी, वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बिना पे पूरी की थी। शुरू करते हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ है। सबसे पहले आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन है। वो कहते हैं जी, ये साइंटिस्ट ने पेश किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लैंक proposed the quantum theory, उसने क्वांटम थ्योरी पेश की थी। In 1900, the emission and absorption of radiation was explained. वो कहते हैं जी 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी पेश की थी, जिसके भी में उसने एनर्जी का निकलना, रेडिएशन का निकलना और एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना बताया गया था। ठीक है जी। प्लास क्वांटम थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल है, वो कहते हैं जी एनर्जी ट्रेवल्स इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर्स। जो आपके पास एनर्जी होती है वो डिसकंटीन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है। ठीक है जी। डिसकंटीन्यूअस का मतलब है यानी कि टुकड़ों में ट्रेवल करती है। आगे वो कहते हैं जी कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन है, वो कहते हैं जी जो आपके पास एनर्जी होती है जो टुकड़ों में ट्रेवल करती है, आपके पास एनर्जी टुकड़ों में ही रिलीज होती है और टुकड़ों में ही अब्जॉर्ब होती है। ठीक है जी। पैकेट्स होती है। द एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स। वो कहते हैं जी जो एनर्जी आपके पास होती है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है जी। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, वो अलग अलग टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है जी। जिनको हम क्या नाम देते होते हैं, जिनको हम नाम देते होते हैं क्वांटा। जो एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको हम कहते होते हैं क्वांटा, या फिर हम उनको हम कहते होते हैं एनर्जी पैकेट्स। अगर वो एनर्जी का टुकड़ा लाइट है तो फिर हम उसको क्या नाम देते होते हैं, फोटोन नाम देते होते हैं इन केस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो ना तो मुसलसल निकलती है और ना मुसलसल एब्जॉर्ब होती है, बल्कि वो टुकड़ों में ही निकलती है और टुकड़ों में ही एब्जॉर्ब होती है। जो टुकड़े होते हैं उसको हम कहते होते हैं क्वांटा, उसको हम कहते होते हैं एनर्जी पैकेट्स, या फिर अगर वो टुकड़ा लाइट का है तो उसको हम क्या नाम देंगे, फोटोन नाम देंगे। ठीक है जी। आगे इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं जी। क्या पोस्टुलेट्स है देखते हैं जी। पहला पोस्टुलेट, बिहेवियर ऑफ एनर्जी, जिसको ई के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। वो कहते हैं जी एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब। जो एनर्जी निकलती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है, इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर। वो डिसकंटीन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब होती है और डिसकंटीन्यूअस मैनर में ही रिलीज होती है। यानी कि मुसलसल ना तो एनर्जी निकलती है ना एब्जॉर्ब होती है। एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट, और जो आपके पास एनर्जी होती है वो वेव की शक्ल में होती है, वेव के टुकड़े होते हैं। ठीक है जी। वेव का मतलब है कि जो आपके पास एनर्जी होगी उसका कोई ना कोई लैम्डा होगा। ठीक है जी। क्रस्ट होगा और ट्रफ होगा, आपको बेहतर पता है।
आप फिजिक्स में वेव पढ़ते होते हैं जिसके भी में क्रस्ट और लैम्डा होते हैं। ईच वेव पैकेट हैज डेफिनेट एनर्जी। वो कहते हैं जी जो वेव होगी, वो कहते हैं जी जो एनर्जी जो वेव की शक्ल में है और वो टुकड़ों में ट्रेवल करती है, ठीक है जी, जो टुकड़ा है, वेव का टुकड़ा है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या होगी, एनर्जी होगी। यानी कि आपके पास कोई एनर्जी का टुकड़ा है तो उसकी कोई ना कोई डेफिनेट स्पेसिफिक एनर्जी होगी। हर टुकड़े की कोई ना कोई एनर्जी लाजमी होती है। और वो टुकड़ा किस शक्ल में होता है, वो टुकड़ा वेव की शक्ल में होता है। वेव का मतलब है उसका क्रस्ट होगा और उसका ट्रफ होगा। ठीक है जी। ये क्वांटम थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। अगला पोस्टुलेट देखते हैं जी। वो कहते हैं जी अब जब आपने कह ही दिया है कि जो एनर्जी है वो वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है और वेव की ही शक्ल में वो आपके पास अब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी। जो आपके पास एनर्जी वेव की शक्ल में ट्रेवल कर रही है, टुकड़ों में ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी। शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी is directly proportional to the frequency of wave packets। ठीक है जी। जो आपके पास एनर्जी थी वो वेव की शक्ल में थी। ठीक है जी। और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को v के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वेव्स, ठीक है जी, उतने ज्यादा टुकड़े क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। ठीक है जी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा टुकड़े जो होंगे वो ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। चलिए जहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये देखिएगा। ये आपके पास एक मैं डायग्राम शो कर दूँ। ले जी। ये जरा देखिए, आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये जहाँ पे बड़ी एक अच्छी उन्होंने डायग्राम एक्सप्लेन की हुई है। पहली डायग्राम देखिए, आपके पास एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब है, जहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कम है। जैसे एक जे लैम्डा है, एक जे लैम्डा है और एक जे लैम्डा है। यानी कि जितने लैम्डा आपके पास होते हैं ना, उसको हम कहते होते हैं इतनी वेव्स है, इतनी नंबर ऑफ वेव्स है। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। यानी कि आपके पास यहाँ पे 3 वेव्स पास आउट हो रही है। एनर्जी कम है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी भी कम है, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स कम है, लेकिन लैम्डा क्या है, ज्यादा है। ये डायग्राम बड़ी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अब नीचे देखें, नीचे वाली डायग्राम में एनर्जी ज्यादा है, ठीक है जी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ये एक लैम्डा है, ये एक लैम्डा है, ये एक लैम्डा है, 3, 4, उसके बाद ये 5, टोटल 5 लैम्डा है। इसका मतलब है जो नीचे आपके पास है वहां पे एनर्जी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। ऊपर वाले में एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। जिस क्वांटा की, जिस पैकेट की एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, वहां पे आपको ज्यादा वेव्स मिलेगी। और जिस क्वांटा की, जिस पैकेट की एनर्जी कम होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वहां पे आपको एनर्जी के टुकड़े कम मिलेंगे। ठीक है जी। दोबारा आते हैं अपने पोस्टुलेट्स की तरफ। क्या थे जी, तो एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी की होगी। अब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या आ जाएगा, एच। ठीक है जी। एच किसको कहते हैं जी, एच का क्या नाम है, वेयर एच इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। जाहिर बात है, जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की थी उसने अपने नाम से ही इसको नाम दिया हुआ है प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। और अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो एच की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा E/V। ई एनर्जी को कहते हैं जूल, और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका क्या यूनिट होता है, पर सेकंड। डेफिनेशन से आपको नजर आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड। तो पर सेकंड जब ऊपर आएगा तो वो सेकंड हो जाएगा, जूल सेकंड होता है जी। ठीक है जी। यानी कि पहले पॉइंट में आपने ये पढ़ा है, जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि जो आपके पास एनर्जी है वो टुकड़ों में ट्रेवल करती है, और वो जो टुकड़े होते हैं वो वेव की शक्ल में होते हैं। और दूसरे पॉइंट में आपने ये पढ़ा है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए तीसरे पॉइंट में देखते हैं क्या है। वो कहते हैं जी, अब वो फ्रीक्वेंसी का किसके साथ रिलेशन बताने लगा है, लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ रिलेशन बताने लगा है। आपको पता ना, वेवलेंथ लैम्डा किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, उसको हम कहते होते हैं वेवलेंथ या फिर लैम्डा। ईच एनर्जी पैकेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो कहते हैं जी हर एनर्जी का टुकड़ा वेव की शक्ल में ट्रेवल कर रहा है। सो द फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू लैम्डा ऑफ वेव। चलिए डायग्राम पे दोबारा देखते क्या है जी, जरा देखिएगा। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ क्या है ज्यादा, लॉन्ग वेवलेंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। अंडरस्टूड बात है, वेवलेंथ ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स कम पास हो रही है। और नीचे वाले केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ कम है। इसका मतलब है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, सी। ये मैं यहाँ पे सी ले आया हूँ। सी का मतलब है कांस्टेंट, जहाँ फिर हम सी को कहते होते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि E इज इक्वल टू एच बी था। तो आपके पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर लेमडा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। और जहाँ पे वेवलेंथ की डेफिनेशन बताई हुई है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। और इसको हम किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में, या फिर नैनोमीटर में, या फिर हम किस में लेते होते हैं, पिकोमीटर में। ये डिस्टेंस का यूनिट है सारे, लेकिन ये वो यूनिट्स है जो बहुत छोटे हैं, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। ले जी, फोर्थ पॉइंट, वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के दरमियान सिर्फ फर्क है, तो वो किसका फर्क है जी, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का फर्क है। फ्रीक्वेंसी में हम पर सेकंड लेते हैं, लेकिन वेव नंबर में हम टाइम नहीं लेते होते, हम सिंपली कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। ठीक है जी, कि 1 मीटर में से कितनी वेव पास आउट हो रही है। तो आपको पता है वेव नंबर और लैम्डा के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल हो गए दोनों, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर एंड इट इज रेसिप्रोकल टू द वेव लेंथ। ठीक है जी। अगर वेव लेंथ आपने इसी डायग्राम से देखा ना, वेव लेंथ वेवलेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स कम है, वेवलेंथ कम है तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। यानी फ्रीक्वेंसी से देख लेना, ऊपर फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, ऊपर वेवलेंथ ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स, वेव नंबर कम है। और नीचे जो है आपके पास, नीचे नीचे आपके पास वेवलेंथ कम है,
लेकिन नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, वेव नंबर ज्यादा है। तो इसका मतलब साफ मतलब है कि वेव नंबर और वेवलेंथ के दरमियान रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है जी। तो अब मैं इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, 1/λ की जगह पे अब मैं क्या पुट कर दूंगा, वेव नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। एच आपके पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। सी आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है एनर्जी और वेव नंबर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वांटम थ्योरी है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में अक्सर आ जाता होता है। और इसी के बेस के ऊपर जो है बोहर एटॉमिक मॉडल भी पेश किया गया था। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के आपने पोस्टुलेट्स लाजमी पढ़ने हैं। मैं सिर्फ उसके रेडियस की डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।